एक बिज़नेस फर्म है ABC, ये डेयरी है। दे ये क्या करते हैं, दे सेल मिल्क, है ना, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बने हुए सामान ये लोग बेचते हैं। बिज़नेस का नाम है मैसर्स ABC। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनके पास गाय नहीं है, दूध से दूध बेचते हैं, मतलब कहीं से गाय वाले से गाय दूध खरीदेंगे और फिर उसको बेचेंगे। एक दूसरी फर्म है मैसर्स XYZ, ठीक है ना। इनके पास में काऊ शेड है ना, मतलब ये लोग गाय पालते हैं, है ना। दे ब्रीड काउस एंड सेल मिल्क टू डेयरीज। ये लोग गाय पालते हैं और फिर गाय का जो दूध होता है उस दूध को डेयरी को बेचते हैं। तो एक हमारे पास में ये डेयरी हो गई, ये डेयरी है, और ये आपका यहाँ पर काऊ शेड है जहाँ पर गायों को पाला जाता है। मैसर्स ABC अलग अलग जगह से दूध खरीद सकता है। इन्होंने सोचा कि अगर हम XYZ में पैसा इन्वेस्ट कर दें, अगर हम अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। या इस बिज़नेस में भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हमको दूध सस्ते में मिलेगा क्योंकि इनका ही बिज़नेस हो जाएगा, और फिर डेयरी बिज़नेस में भी इनको प्रॉफिट होएगा। तो मैसर्स ABC ने मान लीजिए यहाँ पर ₹10 लाख इन्वेस्ट किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को करने से इन्हें अपने खुद के बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है। भाई इनका अल्टीमेटली दूध बेचने का ही काम था, तो अब इन्होंने दूध गाय पालने वाले बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर लिया, तो इनको अपने बिज़नेस में भी फ़ायदा हो रहा है इस ₹10 लाख के इन्वेस्टमेंट से। बात हम इस इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है। ये एक बात हुई। फिर इनके पास में इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, इनके पास में बहुत स्पेयर पैसा बच गया। तो एक कंपनी और है मैसर्स क्या नाम रखें, HFG, ठीक है ना। ये दूसरी कंपनी है, दूसरा बिज़नेस है। ये बिज़नेस क्या करती है, इस बिज़नेस के पिक्चर सिनेमा हॉल्स हैं, सिनेमा हॉल है। तो इसका मैसर्स HFG का दूध और दूध से रिलेटेड बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिनेमा हॉल बहुत अच्छे चल रहे हैं। दे आर रनिंग वेरी प्रॉफिटेबली, ये बहुत अच्छे प्रॉफिटेबली ये बिज़नेस रन कर रहा है। मैसर्स ABC के पास में एक्स्ट्रा पैसे बचे, भाई इनका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, खूब पैसा इनके पास में बचा हुआ पड़ा है। तो इन्होंने लेकर के और ₹5 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। मैसर्स HFG में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। ₹5 लाख इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। भाई पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो जब हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ उस पर रिटर्न मिलेगा, है ना, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। इस तरह से इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उस पर कुछ एडिशनल फ़ायदा मिल जाएगा, वरना पैसा पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इज़ दिस, अर्न एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस। फर्दरेंस मतलब जो बिज़नेस, जिस बिज़नेस के काम में ये हैं उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो ये 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट है, ये 5 लाख भी इन्वेस्टमेंट है, दोनों इन्वेस्टमेंट हैं। भाई आप अपना पैसा कहीं लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, दोनों इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से आपके खुद के बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, आपका खुद का बिज़नेस बढ़ रहा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका आपके बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो स्पेयर पैसा पड़ा था, उस पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने इसको पिक्चर हॉल वाले बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। पिक्चर हॉल एग्जांपल दिया, कोई सा भी दूसरा बिज़नेस यहाँ पर हो सकता है। दोनों इन्वेस्टमेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट अपने खुद के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए फर्दरेंस ऑफ ओन बिज़नेस किया जाए, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट अपने खुद के बिज़नेस के रिलेटेड जगह पे ना करा जाए, स्पेयर पैसे की इनकम के लिए किया जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपके बिज़नेस का ही पार्ट हो गया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है, इससे आपके बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड नहीं होता। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड नहीं हो रहा है, ये तो एक एक्स्ट्रा इनकम है जो स्पेयर पैसा पड़ा था उससे आपको मिल रही है
है ना। तो इस जो मैंने लास्ट बात बोली है इसको भी ध्यान दीजिएगा कि दिस परटेन्स टू द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ओन बिजनेस, ठीक है ना। इस इन्वेस्टमेंट से तो आपके इस अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर भी मालूम पड़ रहा है भाई, ये इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख का या ना किया होता तो एक्स वाई जेड से सस्ते में दूध नहीं मिल रहा होता, है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट से तो आपके बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल भी डिसाइड होता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे आपके बिज़नेस का कोई की इनकम का कोई लेना देना नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इनकम है। अगर स्पेयर पैसा बचा तो उस पर कुछ आपको इनकम मिल जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो अगर जब हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेशन में हमें बेसिकली मान लीजिए मैं इस वाले बिज़नेस को मुझे ख़रीदना है, मैसर्स ABC का जो बिज़नेस है ये मुझे ख़रीदना है, ये मुझे ख़रीदना है। तो मुझे अब इस बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल जानना है कि अगर इस बिज़नेस को मैं ख़रीद लेता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होएगा। तो ऐसे केस में मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को तो कंसीडर करूँगा गुडविल कैलकुलेशन के टाइम, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या उससे जो इनकम हो रही है उसको तो मैं कंसीडर करूँगा, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा, क्योंकि वो इस बिज़नेस की अर्निंग पोटेंशियल को नहीं दिखा रहे हैं, इस बिज़नेस की अर्निंग पोटेंशियल को वो यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ये बात समझ आई। तो बेसिक पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको समझाया कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड ऐड नहीं करना है। नहीं, एडलेस पे भी हम जाएंगे। पहले ये बात समझिए कि हमको गुडविल कैलकुलेशन के टाइम ट्रेड इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें इग्नोर करना है। कारण क्या है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मान लो ये 5 लाख इन्वेस्ट किया है ना, इस 5 लाख रुपए पे इनकम हो गई, कुछ इंटरेस्ट मिल गया, 50,000 का मिल गया, तो ये मेरे P&L में आएगा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा। लेकिन इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को मैं गुडविल कैलकुलेशन के टाइम छोड़ दूंगा, बिकॉज ये 50,000 रुपये जो कमाए गए हैं ये इस बिज़नेस की, डेयरी बिज़नेस की अर्निंग पोटेंशियल नहीं है। स्पेयर पैसा पड़ा है, कहीं भी आप इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमा सकते हो। तो इस बिज़नेस में कितनी काबिलियत है, इस डेयरी दूध बेचने के कितनी काबिलियत है, उसमें इस 50,000 को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूध बेचने से नहीं कमाया गया है 50,000 रुपया। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड उसकी इनकम को हमें छोड़ देना है, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और उसकी इनकम अगर है तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। समझ आई बात? यस सर। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम कल कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 है ना, यहाँ से हमें पढ़ना था। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड 22। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को तो हमें छोड़ देना होता है, क्योंकि वो इस बिज़नेस की अर्निंग पोटेंशियल को नहीं दर्शा रहा है। वो स्पेयर पैसा आपके पास पड़ा था, आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे किसी भी तरह के बिज़नेस में, आपको 10,000 रुपये की इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी। कहीं बैंक में भी जाके रख दोगे पैसा तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो हो रही है 2021 और 2022 में 10,000 रुपये की, इसे हम यहाँ पर से P&L में से माइनस कर देंगे, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को हमें छोड़ देना है, लेना नहीं है। तो हमारा कल सॉल्यूशन इसका चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रैवल एक्सपेंस का हमने एडजस्टमेंट कर दिया था, ऐड कर दिया इसे। डेप्रीसिएशन को 25% से 25,000 को हमने लेस कर दिया। और आज जो इनकम ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 21 वाले साल में 10,000 की इनकम है, माइनस कर देंगे। 22 वाले साल में 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है, माइनस कर देंगे। अब आपके पास में एडजस्टेड प्रॉफिट फाइनल आ गया। तो 3 साल में, शुरू के 3 साल में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। इस साल में एक एडजस्टमेंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम का, और कार वाला जो एडजस्टमेंट कल सीखा था वो 2022 में है, और एक नॉन ट्रेड का एडजस्टमेंट है। एक बार जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया, एडजस्टेड प्रॉफिट निकलने के बाद इट इज़ ईजी। टोटल निकालिए, एवरेज प्रॉफिट्स निकालिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। इन्वेस्टमेंट 10,000 को क्या करना है? देखिए, इसने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000
ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो जब भी कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर। हाँ तो नॉन ट्रेड है तो उस पे जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है उसको हमें प्रॉफिट में से हटा देना है। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज़ क्रेडिट टू इनकम, मतलब हमने क्या किया है, हमारी जो 2021 और 2022 की इनकम जो है उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को क्रेडिट किया हुआ है, तो उस क्रेडिट को हम यहाँ से हटा देंगे। समझ आया रिमी? सर यस दक्ष। सर एक बार ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ अभी। रिमी समझ आया? यस सर। नहीं, मुझे लग रहा है पूरा समझ नहीं आया ढंग से अभी। सर आया, कुछ कुछ ऐसे लग रहा है छूट रहा है हाँ क्या मुझे। छूट रहा है बोलो। सर पता नहीं, मेरा क्लियर नहीं लग रहा है मेरे अच्छा को। क्लियर। श्रेया आपको समझ आया है? यस सर। ठीक है रिमी, एक बार इस सेंटेंस को रीड करो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ बोल बोल के रीड करिए, बोल बोल के, हमें आवाज़ आनी चाहिए। Interest of rupees 10,000 on non-trade investments is credited to income for the year ended 31st March 2021 and 2022. क्या अब आपको सेंटेंस का क्या मीनिंग समझ आ रहा है? सेंटेंस का मीनिंग बताना है, क्या करना है वो नहीं बताना है। सर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, नौ जो सर जो हमने नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट किया है उस पे उस टेन पर थाउजेंड इंटरेस्ट मिल रहा है जो 10,000 का। हाँ जो 2021 और 2022 में क्रेडिट हो चुका है ना। क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट हो चुका मतलब P&L में इनकम साइड में डाल दिया है। हाँ, ठीक है ना, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम कमाई हुई है हमारी। और हाँ, आपने कहा था गुडविल के टाइम पे ये नहीं कैलकुलेट करते नॉन ट्रेड को, यस, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस इसलिए करना है। हमने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके ओके। अगर यहाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा होता है ना तो फिर हम इसका कुछ नहीं करते, हाँ, क्योंकि नॉन ट्रेड है तो नॉन ट्रेड की इनकम को माइनस कर देना है हमें। क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है, गुडविल कैलकुलेट करते टाइम। हाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, नॉन ट्रेड वाला नहीं रहेगा। ठीक है ओके ना, सर। और इसका कारण क्या है कि जो ट्रेड वाला जो होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे ये डेयरी की दुकान वाला था, इसने गाय पालने वाले में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हो। आपके पास में स्पेयर पैसा पड़ा है, आपने कहीं भी डाल दिया, बैंक में रख दिया, किसी जूते की दुकान में डाल दिया, चप्पल की दुकान, खिलौने की दुकान में कर दिया, बस स्पेयर पैसा पड़ा है, उससे हमको कुछ इनकम हो जाए, तो वो तो इनकम जो कमाई है बिजनेस, दूध बेच के नहीं कमा रहे हो आप उसको, वो तो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, उस पैसे से आपने वो इनकम अर्न करी है। सर अगर यहाँ पे लिखा होता इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज डेबिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st, तो फिर ऐड कर देते हैं। नहीं डेबिट नहीं होता ना, इनकम तो क्रेडिट ही होएगी भाई। अगर आप बोल रहे हो कि नॉन ट्रेड की जगह ट्रेड कर दिया, हाँ, ठीक है ट्रेड कर दो, पर इनकम अगर हुई है तो रहेगी तो क्रेडिट ही, डेबिट थोड़ा ना हो जाएगी। तो डेबिट लिखा हुआ नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है फिर कि कुछ नहीं करना होगा, फिर तो वो ऑलरेडी एडेड होगा। वो ऑलरेडी एडेड है, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसा लिख देता है कि वॉज इज़ नॉट एडेड या नॉट क्रेडिटेड, हाँ, इज नॉट तो फिर हम क्रेडिटेड। ऐड कर देंगे उसको। यस सर, मेरा यही कुछ। समझ आया? यस सर। है ना, तो आपको बेसिकली क्या होगा, जो एडजस्टमेंट आएंगे या तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उससे रिलेटेड इनकम को प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने ले रखी है तो छोड़ दो ऐसे ही, नहीं ले रखी है तो जोड़ दो, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो अगर क्वेश्चन ने ले रखा है तो माइनस कर दो, क्वेश्चन ने नहीं ले रखा तो उसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। समझ आ गया रिमी? यस सर। श्रेया आपको समझ आ गया?
दक्ष, आपको ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर, ये वाला तो आ गया, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग का बताता हूँ अभी। श्रेया, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। समझ आ गया आपको? यस सर। हम्म। तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट हमें ध्यान रखना है, ये किसी भी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला जो हमने कल एडजस्टमेंट पढ़ा था, इसे एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? हुज बेनिफिट for short period. कम्स विद इन 1 ईयर। एक ही साल में उसका बेनिफिट हमें मिलता है। और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ एक ही साल में मिल जाता है, और इस तरह के खर्चों को P&L में डेबिट किया जाता है। तो जो आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे, उसमें जितने भी तरह के खर्चे आपके आते थे, इधर सब लिखा हुआ होगा, जो भी आपके खर्चे आते थे ट्रेडिंग P&L में, सैलरी है, इंश्योरेंस है, फ्रेट आउटवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे खर्चे जो आपके हैं, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो भी P&L में डेबिट हो रहा है मीन्स वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेनिफिट एक ही साल में आज मिल जाता है, दे हैव लाइफ लेस देन 1 ईयर। इसका क्या मतलब है कि जैसे सैलरी हमने किसी को 1 महीने की सैलरी दी, वो 1 महीना काम करेगा तो हमको फ़ायदा मिल गया। अब और काम कराना है तो आप उसको वापस 1 महीने की और दो। इस तरह से वेजेस है, मजदूर को पैसा जितना दिया उतना उसने काम कर दिया। बिजली का बिल 1 महीने का जमा कराया, 1 महीने का आपको बेनिफिट मिल गया। पानी का बिल 1 महीने का बिल जमा कराया, 1 महीने का बेनिफिट मिल गया। कहने का मतलब जितना हमने खर्चा किया उसका जो बेनिफिट है हमें साल भर के अंदर अंदर तो बेनिफिट उसका मिल ही जाता है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं सारे। पहचान क्या है? सारे P&L में डेबिट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट में आते हैं असेट साइड में। बैलेंस शीट में आते हैं असेट साइड में, जैसे मशीनरी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, बुक्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनकी क्या पहचान है कि इनका जो बेनिफिट है आपको वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक मिलता रहता है। अगर मैंने आज कुछ खर्चा किया, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लैपटॉप ख़रीदा है, तो 4-5 साल तक उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। कोई मोबाइल फ़ोन मैंने अगर आज ख़रीदा तो उसका बेनिफिट मुझे 2-3 साल तक तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्डिंग मैंने ख़रीदी अगर आज कोई, तो 30-40 साल तक बिल्डिंग का बेनिफिट फ़ायदा मुझे मिलता रहेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आज मैंने कुछ खर्चा किया तो बेनिफिट मुझे मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें अगर मैंने आज खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा पीरियड के तक मिलता रहेगा। दोनों खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी मैं कुछ पैसे खर्च करके सामान या सर्विस ले रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा करके सामान या सर्विस ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ खर्चा करने पे फ़ायदा कई साल तक मिलता है, यहाँ खर्चा करने पे हमें फ़ायदा 1 साल तक ही मिलता है, मैक्सिमम 1 साल तक ही मिल सकता है। तो अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आगे क्या हम लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, है ना। P&L हम बनाते हैं फॉर द, मतलब P&L हमेशा हम एक बार में 1 साल का बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार में 1 साल का बनाया जाता है। तो इस 1 साल में, 1 ईयर में, मैं वही खर्चे डालूंगा जो इस पर्टिकुलर साल से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 31 मार्च 2022, तो ये सिर्फ अप्रैल 21 से मार्च 22 तक वाले साल के लिए ही P&L है। तो मैं इसी साल से रिलेटेड मेरे जो खर्चे हुए हैं उनको मैं यहाँ पर डालूँगा। इसके आगे पीछे वाले मैं यहाँ डाल नहीं सकता। जो खर्चे मेरे 31 मार्च 2022 तक के लिए हुए हैं उसी को मैं यहाँ डालूँगा, बाकी मैं यहाँ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये इसी 1 साल के लिए P&L है। रेवेन्यू एक्सपेंस जो है, सैलरी वगैरह, इसी साल में मैं खर्चा कर रहा हूँ,
इसी साल में मुझे फ़ायदा मिल गया, तो ये पूरे के पूरे मेरे एज इट इज़ P&L में आ जाते हैं, सैलरी इंश्योरेंस सब एक साथ आ जाते हैं। इन मान यस दक्ष, नहीं सर, कुछ नहीं। आवाज़ स्लो आ रही है आपकी। कुछ नहीं सर। अच्छा कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। यस सर। हाँ, अब क्या है कि जो ये रेवेन्यू वाले हैं इनका तो बेनिफिट थोड़े टाइम के लिए मिलता है, तो इस साल में मैंने खर्चा किया, इसी साल में मुझे इसका बेनिफिट मिल गया, तो मैंने इनको P&L में डाल दिया इसी साल में। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई लैपटॉप ख़रीदा, लेट्स से मैंने लैपटॉप ख़रीदा 1 जनवरी 2022 को, एक लैपटॉप ख़रीदा। कितने का लैपटॉप ख़रीदा? 60,000 का मैंने लैपटॉप ख़रीदा। अब अगर मैं इस 31 मार्च वाले साल में लैपटॉप एक्सपेंस 60,000 लिख देता हूँ तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस 60,000 के खर्चे का फ़ायदा तो मुझे आगे 5 साल तक मिलेगा, इसका फ़ायदा तो मुझे अगले 5 ईयर्स तक मिलेगा। तो मैं इस पूरे 60,000 के खर्चे को इसी एक साल में कैसे डाल सकता हूँ? इस खर्चे को तो मुझे आगे 5 साल तक थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका डालना पड़ेगा। आगे 5 साल तक थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका मुझे अगर तो 5 साल अगर मेरा लैपटॉप चलता है तो एवरी ईयर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपये डालूँगा, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, तो ये यहाँ पर फ़र्क हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो जिस साल में आपने खर्चा किया उसी साल में पूरा का पूरा 100% P&L में नहीं जाता, वो अपनी लाइफ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर साल के P&L में जाता है। 5 साल अगर लैपटॉप चलेगा तो मुझे हर साल सिर्फ 12,000 रुपये का फ़ायदा बेनिफिट इससे मिल रहा है, तो मैं P&L में खर्चे में 12,000 रुपये डालूँगा, पूरे 60,000 नहीं डाल सकता। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी 10,000 पे करी, पूरा P&L में डाल दूँगी, 10,000 पे करी, 10,000 का फ़ायदा मुझे मिल गया इसी साल। इंश्योरेंस मैंने 20,000 का जमा कराया, पूरा P&L में डाल दो, इसी साल बेनिफिट मिल गया। फ्रेट आउटवर्ड्स 5,000 का मैंने दिया, फ्रेट मतलब किराया गाड़ी का भाड़ा मैंने अभी दिया, वो मेरे को सामान ला के दे देगा इसी साल। ऐसा नहीं है कि आज 5,000 दिए तो अगले साल दूसरे साल सब मेरे को फ्री में सामान ला के देगा वो, तो इसी साल का किराया मैंने भरा है, इस साल वो मुझे दे देगा। तो कहने का मतलब क्या, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा हर साल खर्चे में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा ही एक बार में चला जाता है। अब अगर इस लैपटॉप को, अगर ये जो लैपटॉप है 60,000 रुपये का, इसमें हर साल मुझे 12,000 ही डालना चाहिए, और मैंने गलती से बाय मिस्टेक 60,000 का 60,000 पूरा P&L में डाल दिया, 60,000 का 60,000 पूरा P&L में डाल दिया बाय मिस्टेक, तो मैं गलती कैसे सुधारूंगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड, जो 60,000 मैंने गलती से डाल दिया खर्चा, पूरा खर्चा वापस ऐड कर दूंगा बिकॉज ये रॉन्ग एक्सपेंस है, और लेस करूंगा मैं 12,000 रुपये, जो सही मायने में मुझे यहाँ पर लेस करना चाहिए था। यहाँ तक समझ आया दक्ष आपको? कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, 1:1:1 का रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। फिर 5 साल के प्रॉफिट इन्होंने यहाँ दे दिया आपको। फिर क्या है नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को अ कार फॉर 1 लाख, कार फॉर 1 लाख वॉज परचेज, कार खरीदी है, मोटर कार, कई साल तक चलती है ये, तो 1 लाख रुपए की, दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कई साल तक कार आपको काम आएगी। इन्होंने क्या किया लेकिन, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इन्होंने इस जो खर्चा किया इसको कार के नाम से ना डाल के ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या होता है भाई, मैं आज ट्रेन में बैठ के कहीं गया, टिकट का मेरा खर्चा हुआ, प्लेन में बैठ के मैं कहीं गया, मेरा टिकट का खर्चा हुआ। तो जो ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस होते हैं ये खर्चा इज़ अ रेवेन्यू, बिकॉज अभी मैंने टिकट का खर्चा किया, अभी मुझे उसने एक बार एरोप्लेन में बैठा दिया, उसका बेनिफिट पूरा हो गया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो कार 1 लाख रुपए वाली को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए
इसी साल में हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिए, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ समझ आया दक्ष? यस सर। तो कार है, इसके 1 लाख रुपए है, जो मुझे जितने भी साल कार चलेगी उतने साल तक इसका खर्चा थोड़ा थोड़ा डालना था, लेकिन मैंने सारा का सारा एक ही साल में 1 लाख रुपए P&L में डेबिट कर दिया। अब आगे क्या लिख रहे हैं? कार ऑफ 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें 25% का लेना था। मतलब मुझे कायदे से हर साल 1 लाख का 25% ही P&L में डालना चाहिए, मतलब 25,000 डालना चाहिए, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक 1 लाख रुपए डाल दिया। मैंने बाय मिस्टेक 1 लाख रुपए डाल दिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 लाख को वापस ऐड कर देंगे और 25,000 को लेस कर देंगे। 2022 वाले ईयर में ना? हाँ, 2022 वाले ईयर में, क्योंकि ये खर्चा कब किया? 1 अप्रैल 2021 को किया है। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 21-22। दिस इज़ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये वाला है। दिस इज़ माई फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहाँ पर यहाँ पे हुआ, हाँ बोलिए। यहाँ पे लॉस हुआ है 5 लाख में। लॉस पे अभी जाएंगे, लॉस के ऊपर। इस वाले साल में जो भी प्रॉफिट होगा, इस वाले साल में जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 5,90,000 का प्रॉफिट है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 5,90,000 का अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड कर देते 1 लाख। जो मैंने बाय मिस्टेक गलत खर्चा मैंने डाल दिया, उसको वापस, खर्चे को वापस ऐड कर दो, और जो सही में कटना चाहिए 1 लाख का 25%, है ना, ये हम यहाँ पर इसका लेस कर देंगे। तो मेरा इस साल का जो प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के लिए आएगा, वो आएगा 6,65,000। यहाँ तक समझ आ गया दक्ष आपको? यस सर। तो 5,90,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, अगर मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपये का हमने जो रॉन्ग खर्चा डाल दिया था, रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, था तो कैपिटल बट रॉन्गली रेवेन्यू में डाल दिया। और लेस 25,000 क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार। तो ये हमारा 6,65,000 यहाँ पर आ गया। ये प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर तो लॉस दिया हुआ है। तो लॉस में से अगर खर्चा कम करना है, लॉस में से अगर आपको खर्चा कम करना है, तो आप उसको क्या करते हो? ऐड कर देते हो। भाई लॉस में खर्चा हटाना है तो लॉस कम हो जाना चाहिए, तो 590 में 1 लाख ऐड करेंगे तो हमारा 490 रह जाएगा यहाँ पे लॉस में। और जो चीज़ मुझे अब 25,000 का मुझे खर्चा इंक्रीज़ करना है, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो प्रॉफिट के केस में जो होता है, अगर लॉस के केस में आप कर रहे हैं तो उसका जस्ट उल्टा आपको करना होगा। सर प्रॉफिट में भी तो ऐड ही करते थे 1 लाख। प्रॉफिट में आपने ऐड किया, ठीक है ना, हाँ। लेकिन यहाँ 590 में आप 590 में से 1 लाख को माइनस कर रहे हो, तो वो सर कम होके आपने 490 हो रहा है। हाँ जी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा ऐड करने को, उसके बाद फिर 25,000 को भी ऐड करने को। नहीं, मैंने आपको ये बोला कि जो आप प्रॉफिट के केस में करते हो, प्रॉफिट के केस में 5,90,000 रुपये का आपका जो प्रॉफिट है, उसके अंदर आप रॉन्गली चार्ज जो है 1 लाख रुपये, उसको आप ऐड करोगे तो 6,90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर 25,000 रुपये जो एक्चुअल खर्चा है उसको माइनस करूँगा तो 665 हो जाएगा। ये प्रॉफिट के केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है? यहाँ प्रॉफिट के केस तक ठीक है। यस सर। अब जब लॉस है, तो लॉस मेरा 5,90,000 रुपये का है। अब 5,90,000 रुपये के लॉस है, अगर मुझे 1 लाख रुपये का मैंने गलत खर्चा डाल दिया था, अगर मैंने 1 लाख रुपये का गलत खर्चा यहाँ पे डाल दिया था, तो मुझे इस लॉस को कम करना है, इस लॉस को बढ़ाना नहीं है। समझ आया? यस सर। 5,90,000 का लॉस है, अब इसमें से खर्चा हटा रहा हूँ मैं, 1 लाख रिमूव कर रहा हूँ तो लॉस कम हो जाएगा। अगर लॉस में से खर्चा हटा दो तो लॉस कम हो जाएगा, तो ये 490 आपका यहाँ पर रह जाएगा। अब जो सही वाला मेरा खर्चा है डेप्रीसिएशन का 25,000 का है, इस खर्चे को मैं डालूंगा वापस, तो मेरा यहाँ पर जो लॉस है
वो वापस 490 की जगह 5,15,000 का यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर 25,000 को क्या किया, लॉस में जो यहाँ 490 आया था इसमें 25,000 का एक और खर्चा मैंने ऐड कर दिया, एक और खर्चा ऐड कर दिया, तो यहाँ 5,15 का यहाँ पर हो गया। फिर 10,000 का नॉन ट्रेड का एडजस्टमेंट है, दैट इज़ डिफरेंट। कार का एडजस्टमेंट ये 2 चीज़ का है कि 1,00,000 रुपये को आपको यहाँ पर खर्चे को हटाना है और 25,000 का डेप्रीसिएशन जो उसका खर्चा आपको डालना है, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट के केस में क्या करना है और लॉस के केस में क्या करना है, वो एक मैथमेटिकल चीज़ है कि मैथमेटिकली आप नंबर को कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हो, वो है। बट सेंस क्या है, सेंस इज़ प्रॉफिट कम होएगा इस 1,00,000 से, सॉरी प्रॉफिट बढ़ेगा इस 1,00,000 से, और लॉस जो आपका है वो कम होएगा इस 1,00,000 रुपये से। प्रॉफिट विल इंक्रीज़, ये सेंस आपको लाना है कि प्रॉफिट विल इंक्रीज़, है ना, बट लॉस विल डिक्रीज़। समझ आया दक्ष आपको? यस सर। रिम्मी आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, आप इसको नेट 75,000 भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट अगर आपका है तो वो बढ़ेगा क्योंकि हम खर्चा यहाँ पर कम कर रहे हैं, और लॉस अगर आपका है तो लॉस विल डिक्रीज़। 590 का लॉस था, देखिए वो 525 का ही रह गया, तो लॉस कम हो रहा है आपका यहाँ पे। तो प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद फिर देन आगे आपका एक नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 10 हो गया। तो हमने 3-4 तरह के एडजस्टमेंट्स देखे हैं। VRS का एडजस्टमेंट देखा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का एडजस्टमेंट देखा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का देखा है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एग्ज़ाम में इनमें से आपको कोई सा भी एडजस्टमेंट मिल सकता है, या ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट आपको किसी और नाम से आ सकता। जैसे यहाँ पर कार और ट्रैवलिंग एक्सपेंस का था, इसी तरह से अभी जब हमने पढ़ा तो हमने लैपटॉप के नाम से उसको पढ़ लिया, सेम सिमिलर एडजस्टमेंट को। तो यहाँ कार हो, ट्रक हो, जीप हो, या कोई और असेट हो, मेन बात क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया। दिस इज़ द मिस्टेक। तो आइटम के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर कैपिटल को रेवेन्यू में डाला गया है तो एडजस्टमेंट इसी तरह से होएगा कि जितना खर्चा किया उसको ऐड कर दो वापस, और उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप लेस कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी जो नाम है, इसकी जगह कोई और एसेट का नाम आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। श्रेया, कुछ डाउट इसमें आपको? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन 11 पे आते हैं हम। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में भास्कर और पिल्लई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कनिका को एडमिट किया, तो जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था, गुडविल वैल्यूएशन के टाइम ये एडमिशन हुआ और इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एडमिट होने के इसका रेलेवेंस आएगा आगे के चैप्टर्स में जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका अपने शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाई है। इस सेंटेंस का मीनिंग भी हम आगे वाले चैप्टर में समझेंगे, यहाँ हमें इसकी मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज़ टू बी, हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? 2 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला लेना है मतलब कुछ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो उन्हें हटा दीजिए। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स यहाँ पर हमें दिए हैं, 2020, 2021, 2022। 2020 का पहले देखते हैं। प्रॉफिट ₹50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ₹5,000। 50,000 का प्रॉफिट है, असेट बेचकर सेल 5,000 का इसमें शामिल है। रिमी बताइए क्या करना है इसका? सर 5,000 को माइनस कर 5,000 को माइनस कर देंगे। क्यों? बिकॉज ये एक वन टाइम प्रॉफिट है। ऐसा गुडविल, एबनॉर्मल। बिल्कुल, हम गुडविल वैल्यूएशन क्यों करते हैं? फ्यूचर के प्रॉफिट्स कितने आएंगे उस पर्सपेक्टिव से हम करते हैं। तो असेट बेचना तो कभी कभी होता है, ये कोई बिजनेस चला के, जैसे दूध की डेयरी वाली हमने बात करी, दूध बेच करके जो प्रॉफिट हो रहा था बिज़नेस का प्रॉफिट है। लेकिन किसी दिन हमने वहाँ पर कोई फर्नीचर की टेबल पड़ी थी, उसको बेच के कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल नहीं है।
तो इसलिए सेल ऑफ असेट्स के 5,000 रुपये को हम यहाँ पर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट 45,000 रह जाएगा। दक्ष, ये आपको समझ आया पॉइंट? यस सर। 2021 लॉस 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। श्रेया बताइए इसका क्या करेंगे? 30,000 add. ऐड करेंगे। तो अगर 20,000 का लॉस है उसमें आप 30,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 10,000. सॉरी है 10,000. यही रिमी देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा कि लॉस में जो लॉस हुआ 20,000 का, अगर उसमें से कोई खर्चा मुझे कम करना है तो लॉस कम होएगा। यस सर 10,000 सॉरी ठीक है ना? अगर आप जिस तरह से अगर आप ऐड के सेंस में इसको याद रखना चाहते हो तो आप फिर इसको इस तरह लिखो, जैसे ये -20,000 लॉस है तो -20,000 में इसको लिखूंगा, फिर मैं ऐड इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय फायर, अगर अब इसको मैं यहाँ पे -30,000 लिख दूंगा कि भाई मुझे 30 घटाना है, तो ये एल्जेब्रिकली 50,000 हो जाएगा। क्या हुआ ये? -20,000 -30,000, तो ये तो 50,000 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम एक, हाँ बोलिए। कुछ नहीं देखो प्रॉफिट में तो माइनस का साइन लगाएंगे नहीं, लॉस के केस में हमको यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। समझ आया? मैथमेटिक्स में कंफ्यूज हो गए? नो सर हाँ जी, समझ में सर समझ में आ गया है ना। वो लॉस 20,000 का है और कोई खर्चा अगर एबनॉर्मल उसमें से हटाना है तो लॉस को रिड्यूस करना है आपको। ये ऐसा आप माइंड में रखोगे तो आपको साइन का कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। छोटा सा साइन का कन्फ्यूज़न है, एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो लॉस कम करना है तो इस तरह के इसको 30,000 को ऐड करेंगे हम यहाँ पे। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो आप माइनस का साइन लगाते। अच्छा, 2022 प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपीज़। ठीक है ना? ये पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं। कल हमने इंश्योरेंस का मीनिंग समझा था। कौन सा वाला क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 था। इंश्योरेंस प्रीमियम का मीनिंग हमने समझा था। ठीक है, तो श्रेया बताइए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? सर जो इंश्योरेंस करने के लिए जो मंथली नहीं जो देते हैं। जो हम देते हैं पैसा। हाँ हाँ, तो जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, हमने कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया, हाँ है ना। तो बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कराने से मतलब क्या है कि अगर कल को किसी कारण से वो बिल्डिंग में आग लग जाए या वहाँ चोरी हो जाए या वो टूट के गिर जाए, बाढ़ में बह जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए उस बिल्डिंग का, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी मेरे नुकसान की भरपाई करके देगी। मान लीजिए मेरे 10 लाख रुपए का अगर बिल्डिंग है, मेरी बाढ़ में बह गई बिल्डिंग, तो इंश्योरेंस कंपनी आकर के 10 लाख रुपए मुझे दे देगी। वो मुझे क्यों देगी? क्योंकि मैंने उनसे इंश्योरेंस कराया है। तो ऐसा इंश्योरेंस कराने के एवज़ में मैं उनको हर साल कुछ पैसा देता हूँ। मान लीजिए हर साल मैं उनको 10,000 रुपये दूँगा, वो इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा एक चार्ट जैसा बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है 10 लाख रुपीज़ की। ये 10 लाख की मेरे पास बिल्डिंग है। इस पे मेरे पास में रिस्क है। रिस्क क्या है भाई? कभी फ्लड्स आ जाए, है ना, फायर हो जाए, तो उससे मेरी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। राइट्स हो जाए, दंगे हो जाते हैं, दंगे में वो लोग बिल्डिंगें जला देते हैं, तो ये रिस्क है 10। अगर किसी दिन ऐसा नुकसान हो गया तो मेरे को बैठे बैठे एक ही दिन के अंदर 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग खाक हो जाएगी जल के। इस रिस्क से कैसे बचूं? इस रिस्क से बचने के लिए मैं गया एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं गया यार कि मेरे को ऐसे रिस्क है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आप चिंता मत करो, अगर किसी दिन इन कारणों से आपको नुकसान हो गया तो वी विल कंपेंसेट ₹10 लाख टू यू। हम आपको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे देंगे। तो हम खुश कि यार अब तो दिक्कत ही नहीं, चाहे आग लग जाओ, बाढ़ में बह जाओ, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लाख रुपए अपने डूबेंगे नहीं।
लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, भाई हम फ्री में थोड़ी ना आपका रिस्क कवर करेंगे। आपका रिस्क अगर हम कवर कर रहे हैं तो आप हमें पे एवरी ईयर ₹10,000 टू अस। हमें हर साल आप 10,000 रुपये दो तो फिर हम आपका ये रिस्क कवर करें। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये हर, अगर 10,000 हर साल देने से 10 लाख की रिस्क कवर हो रही है तो ये तो बहुत बढ़िया है, फ़ायदे का ही सौदा है। सिर्फ 10,000 ही देना है, हम पे कर देंगे। तो ये 10,000 रुपये जो हर साल पे किए जाते हैं, एवरी ईयर पे किए जाते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो आपके P&L में आता है। तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये हम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। जब तक हमको इंश्योरेंस चाहिए हम उतने साल पे करते रहेंगे। किसी भी साल अगर हमको यहाँ पर बिल्डिंग में नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा हमें दे देगी। समझ आया श्रेया? यस सर। ठीक है ना। अब ये तो हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगर किसी साल एक्चुअल में, मान लीजिए मैंने कराया 5 साल का, तो एक्चुअल में किसी दिन वहाँ आग लग गई, बिल्डिंग जल के खाक हो गई, तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास हम गए। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला बिल्कुल हम आपको पेमेंट कर देंगे ₹10 लाख का, और इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। इसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। This is abnormal profit now. यस, दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो कभी किसी साल में आपको होता है। तो अगर गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस इंश्योरेंस क्लेम को हम, प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे वहाँ से। Minus. दक्ष समझ में आया? सर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। वो हम क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले जस्ट मीनिंग तो समझ आ गया ना इसका, क्लेम का। यस यस सर, आगे। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। 18,000 का क्लेम का पैसा इसमें जुड़ा हुआ है तो माइनस कर दो। समझ आया रिमी? सर इंक्लूडिंग नहीं लिखा होता तो भी तो माइनस ही करते। इंक्लूडिंग तो लिखेंगे ना, वरना वो आपको बताएंगे कैसे कि इस प्रॉफिट में ये ₹18,000 जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो लिखना पड़ेगा ना उनको, यस सर। वरना हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये जुड़ा या नहीं जुड़ा। इंक्लूडिंग लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे, यस तभी मालूम पड़ेगा कि इसमें जुड़ा है नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो अगर यहाँ जुड़ा हुआ है 18,000 रुपये, सर इंश्योरेंस प्रीमियम तो नॉर्मल प्रॉफिट था और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा था, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस की है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखो 9। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका नॉर्मल खर्चा है। हर कोई बिजनेस कराता है, सॉरी हर कोई इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंस, है ना। हर कोई इंश्योरेंस कराता है तो ये नॉर्मल हर कोई कराता है, लेकिन हर किसी के यहाँ आग नहीं लगती है ना। तो वाइल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंस बट इंश्योरेंस क्लेम इज़ एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है रिमी? यस है ना? लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है इसलिए माइनस किए। इंक्लूडिंग लिखा होता तो ऐड करते ना। ये 11 का बोल रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 9। 9 का बोल, देखो 9 वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर, क्योंकि वो नॉर्मल खर्चा था, अगर इंक्लूडिंग लिखा होता तो, हाँ इंक्लूडिंग लिखा होता हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी फिर उसमें। जब भाई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, खर्चे में डाल दिया, बात ख़त्म हो गई। आप इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वर्ड पे ना जा कर के उसका तात्पर्य समझो, उसका मीनिंग समझो कि हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। कल वाले क्वेश्चन में 1,12,000 का प्रॉफिट था, ठीक है ना। 1,12,000 का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम क्या इंश्योरेंस का खर्चा माइनस किया गया है, नहीं किया गया है? नहीं माइनस किया गया है ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए माइनस कर दिया, हम्म, ठीक है ना, इसलिए माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर जो 70,000 का था, इस 70,000 के प्रॉफिट कैलकुलेशन में इंश्योरेंस क्लेम के 18,000 जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? यस सर जुड़ा जुड़े हुआ हुए है। हैं। क्या जोड़ना चाहिए? हाँ नहीं नहीं minus जोड़ना कर- चाहिए तो माइनस कर दो।
है ना। तो आप इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग को अपोजिट करके ना समझ के एक लेमन टर्म्स जैसे हम दोनों जने बात कर रहे हैं, इस तरह से बात करने के सेंस में क्या जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, इस तरह से आप उस बात को समझो। लैंग्वेज तो किधर से भी घुमा देगा आपको, है ना। 70,000 में 18,000 जोड़ा हुआ है, लेकिन नहीं जोड़ना चाहिए बिकॉज इट इज़ एबनॉर्मल। 1,10,000 में, सॉरी 1,12,500 में 12,500 माइनस किया हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉर्मल है इसलिए माइनस करना चाहिए था, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। रिमी हानि बोला, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब ये वाला यहाँ पर हमें इसका मीनिंग यहाँ पर समझ आ गया। इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हमारे तीनों साल के दिए हैं 50,000, 20,000, 70,000। 20,000 जो है लॉस में है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 को हम यहाँ लेस कर देंगे। लॉस बाय फायर वाले को ऐड कर देंगे यहाँ पे। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है उसको हम लेस कर देंगे, अभी हमने बात करी है, इसको हम लेस कर देंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड है ना, इस पर कुछ लिखा नहीं है भाई इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, ऐसा कुछ इसने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये नॉन ट्रेड है। हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये नॉन ट्रेड है, और नॉन ट्रेड अगर है तो 8,000 रुपये को हम यहाँ पर से प्रॉफिट में से हटा देंगे, माइनस कर देंगे 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। वर्किंग नोट में डालेंगे हम कि अज्यूम दैट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो 18,000 का एडजस्टमेंट भी होगा, 8,000 का भी हो गया। और अब जो हमारे पास में यहाँ पर आया प्रॉफिट टोटल निकल जाएगा, एवरेज 3 साल का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल 66,000 यहाँ पर आ जाएगा। श्रेया समझ आ गया क्वेश्चन पूरा? यस सर। रिमी, यस सर। दक्ष, यस सर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया है ना। इसमें 1/4 उसका शेयर, अब इसमें इसने बोला कि इस गुडविल में कनिका का कितना शेयर होगा वो भी बताओ। कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय कनिका। कनिका कौन है? नई पार्टनर जो आई है वो कनिका है। कितना गुडविल वो लाई, तो उसको 1/4 का उसको शेयर मिल रहा है, तो गुडविल के शेयर में से 1/4 निकाल दो। जो गुडविल 66 किया है उसका 1/4 कर दो, तो 16,500 रुपये गुडविल कनिका लेकर आएगी। ये कंसेप्ट आप इस चैप्टर में समझो ना समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आगे के चैप्टर में ये आपको बाय हार्ट याद आ जाएगा, वहाँ डिटेल में इस पर डिस्कशन होगा। यहाँ इन्होंने ऐसे ही छोटा मोटा एक क्वेश्चन में डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ आप 66 तक भी समझ लेते हो तो दैट इज़ एनफ। अब जो हमारा इंश्योरेंस का और इसका एक पूरा डिस्कशन हो गया, तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में समझ में आया, उससे रिलेटेड है। 10 लाख का बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया, हर साल मैं सिर्फ 10,000 रुपये उसको दे रहा हूँ। 10 लाख का बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, 10,000 रुपये मैं उसको हर साल दे रहा हूँ। आग लग गई आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, बिल्डिंग कैच फायर। बिल्डिंग में 5 साल के बाद आग लग गई थी। 5 साल में मैंने उसको कितना प्रीमियम दिया, रिमी बताएगी? सर 5 साल में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रीमियम दिया? सर पता नहीं, अब तो क्यों पता नहीं? 1 साल में कितना? रिपीट कीजिए, मैंने नहीं सुनी। नींद आ गई थी बीच में? नो सर। जो हमने ये अभी जो एग्जांपल सीखा, जो डिस्कस किया इंश्योरेंस वाला, यस सर। 10 लाख। 10 लाख रुपए की तो बिल्डिंग थी। हाँ। प्रीमियम इंश्योरेंस कितना पे कर रहे थे हर साल? 10,000। 10,000। तो 5 साल तक अगर मैंने उसको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो कितने पैसे पे किए? सर 10 into 5। कितना होता है? सर 50,000। 50,000, ठीक है ना। तो हमने उसको 50,000 रुपये का पेमेंट किया। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने दिए तो 50,000 रुपये, और आग लगी तो उसने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। वो इतने पैसे कहाँ से लाया? और ऐसे अगर जितने भी लोग इंश्योरेंस कराएंगे सब 50-50 हज़ार देके 10-10 लाख ले लेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से पैसे देगी? तो डूब जाएगी पूरी की पूरी। यस सर। तो फिर जरूरी नहीं है ना सबका कुछ ना कुछ हो भी। हाँ बिल्कुल,
यही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो इस अजम्पशन पे काम करती है कि अगर उनको इतने सारे लोग प्रीमियम देंगे लेकिन उनमें से जो डैमेज होगा वो किसी एक दो जनों को ही होगा। तो जब हमने 10,000 रुपये दिए इंश्योरेंस कराने के लिए, मान लिए 2022 में हमने दिए, तो हमारे जैसे कई सारे लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए होंगे। हमारे जैसे कई सारे लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये उनको दिए होंगे, और सबके 10-10 हज़ार रुपये मिलाकर के उनके पास में 1 करोड़ रुपये आ गया होगा शायद। उसमें से एक जने दो जने के आगे आग लगेगी तो उनको 10-10 लाख रुपए दे देंगे। 20-30 लाख रुपए दिए, फिर भी उनके पास में 50-60 लाख रुपए तो बच ही गए। समझ आया रिम्मी? यस सर। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज चलती है। दक्ष, समझ आया आपको? यस सर। है ना? तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन क्या है कि भाई सबको नुकसान नहीं होगा एक ही साथ, है ना। जैसे मान लो कि आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। 50 बच्चे पढ़ते हैं, आपकी टीचर है, टीचर सबको डर लगता है, चांटा मारती है खींच के, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। वो टीचर से सब डरते हैं कि यार चांटा पड़ जाए, चांटा पड़ जाएगा। तो मैं आया, मैंने कहा कि भाई अच्छा ऐसा करो, सारे बच्चे 100-100 रुपये मुझे दे दिया करो, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर किसी दिन टीचर से चांटा पड़ गया, है ना, तो तुम्हारे को मैं 1,000 रुपये दूँगा, है ना। ताकि भाई टीचर चांटा पड़ेगा तो गाल लाल हो जाएगा, दर्द होएगा, तो दवाई ववाई लगाने के लिए 1,000 रुपये में से आपका पैसा निकल जाएगा। तो सबसे मैं 100-100 रुपये ले रहा हूँ, सबसे मैं 100-100 रुपये ले रहा हूँ, 100 रुपीज़ 100 पर स्टूडेंट, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हो तो मुझे कितने पैसे मिल गए? 5,000 रुपीज़, है ना, टोटल मुझे मिल गए। अब रोज़ तो सबको चांटा नहीं पड़ता है, तो आप जानते हो, यस सर। है ना। ये तो चांटे की तो भूल नहीं सकते भाई, बचपन से खाते आए हो। तो किसी दिन किसी को स्टूडेंट को पड़ जाता है, किसी दिन किसी को पड़ जाता है। तो अगर किसी दिन किसी को पड़ गया, एक या दो जनों को पड़ गया, तो मैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये जाएंगे मेरे, बाकी तो फिर भी 2,000 रुपये मेरे पास बच जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होएगा कि एक मैडम ने उठा के 50 के 50 को चांटे मारे। अगर ऐसा होता कि सबको ही नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनियां फिर घाटे में चली जाती, लॉस में चली जाती है। ऐसा होता भी है। जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, मालूम है सबको, यस यस सर। है ना। तो वहाँ यूक्रेन में खूब डैमेज हो रहा है, बहुत सारे बिल्डिंगों का एक साथ डैमेज हो रहा है ना, सब पे बम चल रहे हैं। तो ऐसे केस में फिर इंश्योरेंस कंपनियों को प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने सारे क्लेम एक साथ आएंगे तो कितनों को दें। इंश्योरेंस कंपनियां लॉस में भी चली जाती है, बंद भी हो जाती है, ऐसे अगर ऐसा इंस्टेंस हो जाए तो। बट नॉर्मली चार्टर सबके रोज़ रोज़ नहीं पड़ता भाई। किसी दिन ऐसा हो जाए कि आज तो मैडम बिल्कुल गुस्से में आई है, घर से लड़ाई करके आई है, तो सबको उठा के उन्होंने गुस्सा उन पर निकाल दिया, 50 के 50 स्टूडेंट को उन्होंने चांटे मारे, तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। सारे आ जाएंगे 1,000 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, तो मेरा बिज़नेस फिर बंद हो जाएगा। तो ये तो एक एबनॉर्मल है, बात करने की बात है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में लॉस बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा लोग जमा कराते हैं। तो ये इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज इस कंसेप्ट के ऊपर चलती है। समझ आया रिम्मी? यस सर। श्रेया, आपको भी समझ आया? यस सर। आपने चाटा लास्ट कब खाया स्कूल की टीचर का, कौन सी क्लास में? आपके टीचर मारती है स्कूल में? नो सर। मैं मारती थी। हाँ जी? पीटी टीचर। पीटी टीचर मारती थी? तो मेरे को नहीं लगा, बट हाँ रिबन के लिए मारती थी। रेवन के लिए। और दक्ष ने चाटा खाए स्कूल की टीचर्स के? यस सर। सर चाटा गया था 9th में, और सर वो स्केल से तो अब भी मारते रहते हैं। स्केल तो अभी भी मारते रहते हैं? अच्छा। लड़कों को तो मारते हैं। लड़कों को तो खूब मिला, हाँ, लड़कियों को कम मारा जाता है, लड़कों को तो खूब पकड़ पकड़ के मारते हैं। नो सर, ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी पड़ता है वो। लड़कियों को भी पड़ती है तेज तेज? हाँ अच्छा अच्छा, मतलब स्कूल की मार सबको याद रहती है। सर, मेरे को आज तक नहीं लगा। हाँ, सर मेरे को आज तक नहीं लगा है। आपको आज तक किसी टीचर ने नहीं मारा? नो सर झूठ बोल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे सामने आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैं बच्चे से बड़ा नहीं हुआ, मैं बड़ा ही पैदा हुआ था। सबको पड़ती है, सबको। तो फिर श्रेया को भी लगा है। हाँ नहीं, श्रेया को भी लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। किसी को कम पड़ती है, किसी को ज़्यादा पड़ती है।
हमारे एक सर थे, वो चाटा भी नहीं मार स्केल में, वो क्या करते थे, जैसे कोई बातें कर रहा होता क्लास में तो उनका दोनों का सिर पकड़ेंगे पीछे से गर्दन से और दोनों का सिर भिड़ाते थे वो, और इतनी तेज़ सिर बढ़ाते थे इंटरवल तक है ना, सिर घूमता रहता था। वो उनका तरीका था मारने का। दोनों का सिर पकड़ेंगे और जैसे गाय लड़ती है सींग से, ऐसे खूब तेज़ी से सिर भिड़ा देते थे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, और नॉर्मल प्रॉफिट कब के देखने, पिछले 4 साल के। 4 साल के प्रॉफिट आपको यहाँ देखने हैं। पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमें यहाँ दिए गए हैं, कहीं भी लॉस नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो गई। लॉस होता तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट्स क्या है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L फॉर 31 March 2019। इस वाले साल में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हमने डेबिट किया था, तो श्रेया क्या करेंगे, इसको हम Then ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, add. बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड असेट वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 March 2020, 2020 वाले साल में, Then minus. और उस पर प्रॉफिट 25,000 का हमें हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये एबनॉर्मल गेन है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या, इन द ईयर एंडेड 31 March 2021, इस वाले साल में असेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट क्या होता है कि ध्यान से चूक जाना, है ना। जैसे इंश्योरेंस आप कराते हो तो आपको कंपनी पे जाओगे, प्रीमियम जमा कराओगे, फिर कराओगे, बट यहाँ क्या गलती से भूल से रह गया, भूल से इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराना रह गया, तो एक नॉर्मल एक्सपेंस जो कंसीडर होना चाहिए, तो Add. तो इस केस में हम इस 15,000 रुपये को माइनस कर देंगे। ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। नॉर्मल खर्चा है जो होना चाहिए P&L में, लेकिन है नहीं, है ना। 160 का मेरा प्रॉफिट Minus आ रहा है। अगर मैं भूलता नहीं इंश्योरेंस कराना, प्रीमियम जमा कराता, तो मेरा खर्चा 15,000 का यहाँ माइनस होता, तो मेरा 145 का प्रॉफिट आता। तो वही मुझे यहाँ पर इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे आ गए 80, 145, 160, 2 लाख। एबनॉर्मल लॉस हमने ऐड कर दिया 20 का, ये है एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 आपका क्या है, 25,000 का प्रॉफिट हम करेंगे लेस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एडजस्टमेंट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा है जो होना चाहिए, इसको हम करेंगे यहाँ पर लेस। जब आप कर देंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट ये आ जाएगा आपका। बस अब तो एवरेज निकालना है, बस टोटल करिए, एवरेज निकालिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स से मल्टीप्लाई करिए, गुडविल की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अलग है। 6-7 टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं, 6-7 टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं। उस एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी तो सिंपल एवरेज निकालनी है, टोटल मारना है और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 6-7 तरह के एडजस्टमेंट का क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कभी परसेंटेज में दिया होता है, कभी टाइम्स में दिया होता है, वो वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट्स मेथड यहाँ कंप्लीट हो गया। कल हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, वो भी सरल सा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, आज तो फिर आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।